स्वागत दोस्तों आपका अपने टेलीविजन के सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार के आए हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर अब नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार प्रयास शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे क्या फिर से महागठबंधन में आ रहे हैं नीतीश कुमार। दोस्तों बताएंगे डिटेल में जानकारी किस तरीके से सामने आई है कि बीजेपी के संपर्क में ही नहीं आ पा रहे नीतीश कुमार। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन वाले इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि आंकड़े उनके पक्ष में आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन आंकड़े कुछ इस प्रकार के आ गए हैं दोस्तों कि अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर जमकर खींचतान चल रही है दोस्तों। बड़ी जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है दोस्तों, और एलजेपी पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटों पर आगे बताया जा रहा है। यानी दोनों को मिला दे अगर तो 110 तक ही अकेले पहुंच जाते हैं। इसके बाद आरएलएम पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, हम पार्टी को 4 सीटें और बीएसपी को 1 सीट मिल रही है दोस्तों। यानी अगर टोटल आप करेंगे तो लगभग यही लोग मिलकर 119 का आंकड़ा पार कर ले रहे हैं दोस्तों। यानी टोटल 122 समर्थक चाहिए सरकार बनाने के लिए और 119 पर ये लोग यानी बिना जनता दल यूनाइटेड के एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कसमकस करना शुरू कर रही है दोस्तों। जो जानकारी उसके अनुसार मीडिया वाले कई सारी ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव संपन्न होने के बाद से दिखाई नहीं दिए हैं, अपने समर्थकों के बीच में ही नजर नहीं आते हैं, और यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर पा रहे दोस्तों। यानी सोचिए 9 तारीख को जो पहले चरण का वोट डाला उसके बाद से लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार के नेताओं के बीच में कहीं कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। नीतीश कुमार एकदम एकांतवास में चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश को भनक लग चुका है कि बीजेपी मुख्यमंत्री के पोस्ट से नीतीश को हटाकर अपने व्यक्ति को बनाने की कोशिश करेगी, और आंकड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य के अनुसार आ गया है दोस्तों, तो नीतीश कुमार को पछाड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में बिना नीतीश के एनडीए गठबंधन 120 के आसपास आंकड़ा पहुंच जा रहा है दोस्तों। और अगर आप बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड आरजेडी की तो दोनों को मिलाकर 110 का आंकड़ा, और एआईएमआईएम कांग्रेस पार्टी को मिलाकर 10 और अगर आप जोड़ देंगे तो 120 तक पहुंच जा रहे हैं। बाकी अदर्स का मिला देंगे तो लगभग 122-23 के आसपास आंकड़ा नीतीश कुमार का भी पहुंच रहा है दोस्तों। ऐसे में क्या थोड़े बहुत विधायक को तोड़कर इधर खेला करने की पूरी तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर मामला बुरी तरीके से फंस चुका है दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने की संभावना लगभग खत्म होती जा रही है दोस्तों। नीतीश कुमार के पास एक ही विकल्प है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। दो शब्द जरूरी का बताएगा, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में महागठबंधन के नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए और एआईएमआईएम भी सपोर्ट करेगा तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब सोशल मीडिया पर भाजपा के समर्थकों की ओर से भी नीतीश कुमार को हटाने की मांग की जा रही है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने सुबह होते होते देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनको याद करते हुए सादर नमन किया दोस्तों। ये भी एक तरीके से निशाना नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन पर साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनकी कोई बैर नहीं है। महागठबंधन में आने को लेकर भी नीतीश तैयार है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पलटी जरूर होगा, केवल टाइम का इंतजार करिए तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस को 3 बड़े राज्यों के अंदर बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। जुबली हिल्स के चुनाव में एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया। यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा दोस्तों, और राजस्थान के अंता विधानसभा सीट जहां पर हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी दोस्तों, और एक के बाद एक दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए थे। नरेश मीणा भी चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय तौर पर। यहां पर भी बीजेपी को 15,000 के अंतर से प्रमोद जैन ने शिकस्त दी दोस्तों। नरेश मीणा को तकरीबन 53,800 वोट मिला, और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार जीते हैं दोस्तों प्रमोद जैन, उनको तकरीबन 69,000 के आसपास वोट मिला है। बीजेपी के नेता मोरपल सुमन यहां पर 53,000 वोटों के साथ में नंबर 2 पर रहे हैं दोस्तों। तो ये समीकरण पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में रहा और यहां पर पार्टी ने जीत हासिल की है जो राजस्थान में हाई प्रोफाइल सीट बन गया था। इसी के साथ में झारखंड की बात करें तो घाटशिला में उपचुनाव हुए थे दोस्तों। घाटशिला उपचुनाव में सोमेश चंद्र सोरेन मैदान में उतरे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। 23,000 वोटों के अंतर से उन्होंने भी बाबू लाल सोरेन यानी चंपा सोरेन के बेटे को बुरी तरीके से शिकस्त दी है दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहां पर जीत गया है। साथ साथ एक और उपचुनाव हुए थे उड़ीसा के अंदर दोस्तों। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय ढोलकिया को लगभग 92,000 वोट मिला और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर नंबर 2 पर रहा दोस्तों। बीजू जनता दल यहां पर नंबर 3 पर खिसक गई है और जीत का अंतर अच्छा खासा बड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रयास किया था लेकिन इसके बावजूद इस सीट पर पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई, जिस पर पार्टी को अब विचार करना पड़ेगा, दोबारा से देखना पड़ेगा नौपाड़ा विधानसभा सीट को लेकर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब के अंदर भी उपचुनाव हुए थे। तरन तारण में वोट डाला गया, 16 राउंड की काउंटिंग हुई और जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी के नेता जो विधायक पहले रह चुके हैं दोस्तों, उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको लगभग 12,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत मिला। यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नंबर 4 पर रहे। नंबर 2 पर सुखविंदर कौर जो श्रोमणी अकाली दल की नेत्री है वे रही दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी इस सीट को लेकर विचार विमर्श करना पड़ेगा, जहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार करणबीर सिंह को मैदान में उतारा था और उनको केवल 15,000 के आसपास वोट मिला। अगर आप भी मानते हैं कि कई सीटों को लेकर पार्टी को अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करना पड़ेगा तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। बड़गाम की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, इसीलिए इस सीट पर एक तरफा जीत मिली है। जम्मू कश्मीर पीडीपी पार्टी को दोस्तों दूसरे नंबर पर एनसी पार्टी रही है। इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़े जिब्रान दार को 6258 वोट मिले दोस्तों। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो यहाँ पर लड़ रहा था उसको केवल 2224 वोट मिले हैं दोस्तों। तो बुरी तरीके से कश्मीर के चुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर हारा है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मिजोरम के दंपा सीट पर भी वोट डाला गया था दोस्तों। यहाँ पर मिजोरम की नेशनल फ्रंट यानी मिजो नेशनल फ्रंट MNF को जीत मिली है। 562 वोटों से वो चुनाव जीत गए हैं, जबकि ZPM पार्टी को 6419 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2394 वोट मिला। तो ये सीट ZPM के खाते में चली गई है दोस्तों। इसी के साथ में उपचुनाव के अंदर कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी को इस बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि काफी ज्यादा ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें कांग्रेस पार्टी को विचार विमर्श करना चाहिए और कहीं ना कहीं बिहार को लेकर भी एक नए तरीके का रोड मैप बनाकर मैदान में उतरना चाहिए। SIR के मुद्दे पर पार्टी ने जमकर लड़ाई लड़ी, 64 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, लेकिन अंत में जब चुनाव लड़ने के लिए गए तो फिर उस 64 लाख मतों का असर तो अब रिजल्ट में देखने को मिल ही रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उठ रहे सवालों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को और प्रखर रूप से मैदान में उतरना पड़ेगा दोस्तों। और AIMIM के साथ में कई सीटों पर गठबंधन करने से पार्टी को नहीं हिचकिचाना चाहिए। जब नतीजे इस तरीके के आएंगे तो फिर AIMIM के साथ में गठबंधन करने से ही क्या जा रहा है दोस्तों। बीजेपी के लोग चाहे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताकर जैसे तैसे बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन अंतोगत्वा जब रिजल्ट इस तरीके का है तो फिर मुस्लिम समाज के लोगों को अलग रखने का कोई मतलब नहीं है। सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस को डंके की चोट पर राजनीति करनी चाहिए, ऐसे AIMIM के साथ में अलायंस नहीं करेंगे या अन्य पार्टियों के साथ में नहीं करेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है, तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों अब रिजल्ट जो सामने आए उस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार बोलते हैं कि ये जो 2009 में लोन वेवर वाला मामला चला था उसके कारण पहले चुनाव में लोगों को फायदा मिला था, फिर लड़की बहन योजना 2024 में मध्य प्रदेश के अंदर काम कर गया था और अब 10,000 रुपए वाला काम बिहार में हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार को 10,000 रुपए चुनाव आयोग ने देने के लिए बोल दिया था और मंजूरी दे दी थी, और केवल चुनाव से एक महीने पहले बल्कि चुनाव के दरमियान भी 10,000 रुपए बांटे गए दोस्तों। तो रिजल्ट तो इसी तरीके का रहेगा, क्योंकि पैसे लोगों पे पहुंचे हैं तो वोट तो लोग डाल ही देते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। किसी भी पार्टी को 10,000 रुपए या ऐसे पैसे चुनाव के बीच में बांटना रोकना चाहिए। चुनाव आयोग को अगर निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहते हैं तो, वरना तो वैसे भी निष्पक्षता को लेकर पहले ही सवालों के घेरे में है। कहीं मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं EVM फंक्शन नहीं कर रहा है, कहीं पर कुछ और तमाम तरीके के झोलबाजी चल रही है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर SIR का असली मकसद यही था। आप डेटा से देख सकते हैं RJD का वोट शेयर सबसे ज्यादा लेकिन सबसे कम सीटों पे आगे चल रही है। बीजेपी और JDU का वोट शेयर RJD से कम है, लेकिन RJD से 3 गुना ज्यादा सीटों पर आगे है। कुल मिलाकर 200 वोट शेयर की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को तकरीबन 23% वोट शेयर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को लगभग 9% के आसपास वोट शेयर मिल रहा है। दोनों को मिलाकर 32%। लेफ्ट पार्टियों को अगर जोड़ लेंगे तो 3% प्लस 1% 4% और ऐड कर दीजिए दोस्तों, इसमें 36-37% के आसपास महागठबंधन को वोट मिल रहा है, लेकिन सीटें नहीं मिल पा रही। तो इससे पता चल रहा है कि महागठबंधन की तैयारियों में कुछ ना कुछ ऐसी कमी रही है, या फिर यूं कहिए कि अगर लड़ाई लड़नी थी SIR के मामले को लेकर तो डंके की चोट पर मजबूती के साथ लड़ना चाहिए था। इस तरीके से आधी अधूरी लड़ाई के कारण ही कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल गया। नाम के लिए चुनाव लड़ने का क्या फायदा मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं पर VIP पार्टी जिसके नेता को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया दोस्तों, उनकी स्थिति भी एकदम डामाडोल दिखाई दे रही है। जो अपडेट है उसके अनुसार VIP पार्टी को लगभग 0.something% कुछ वोट मिला है दोस्तों। 1-2% वोट भी नहीं मिल रहा है, यानी उप मुख्यमंत्री का पोस्ट तो इनको मिल गया, लेकिन महागठबंधन को इस बात पर निर्णय सही से लेना चाहिए था। दबाव की राजनीति में नहीं आना चाहिए था दोस्तों। इसीलिए VIP पार्टी कह सकते हैं कि समाप्त हो गई और इसके कारण महागठबंधन ने जो बड़ा रिस्क लिया था वो काम भी नहीं आया। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और फटाफट इस न्यूज को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट सभी लोगों तक बेधड़क तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।